नमस्कार, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन। चलिए खबरों की शुरुआत करते बात करते हैं अंकिता मर्डर केस में सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। वनत्रा रिजॉर्ट में काम करने वाले कर्मचारी ने यह बड़ा खुलासा किया है। अंकिता को जान से मारने की धमकी दी गई थी। रिजॉर्ट में आए कुछ वीआईपी लोगों को सर्विस देने का दबाव अंकिता पर बनाया जा रहा था, लेकिन अंकिता ने ऐसा मना कर दिया और उस गवाह ने बताया कि मैंने खुद देखा था कि अंकिता हेल्प हेल्प चिल्ला रही थी और पुलकित ने उसका मुंह दबा दिया था और उसे जबरदस्ती अंदर लेकर गया था। ये हैरान करने वाला खुलासा हुआ है। हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं, यानी कि न्यूज़ 18 इसकी पुष्टि नहीं करता है। जो कर्मचारी है उसने ये बड़ा खुलासा किया है और उसने बताया है कि अंकिता हेल्प हेल्प चिल्ला रही थी, पुलकित ने उसका मुंह दबा दिया था, उसे जबरदस्ती अंदर लेके गया। और ये हैरान करने वाला खुलासा है क्योंकि लगातार अंकिता मर्डर केस में जांच चल रही है। एसआईटी की टीम गठित की गई है और इस बात की पुष्टि जो है वो न्यूज़ 18 नहीं करता है, जो अभी बड़ा खुलासा कर्मचारी की तरफ से किया गया। अभिनव बेटा, आप वहाँ पे नौकरी करती थी? जी मैम। कब से कर रहे थे नौकरी? 15 तारीख से। और जो ये 18 तारीख को जो घटना घटी अंकिता, उसके बारे में कुछ पता है आपको? पता तो है मैम। क्या 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 देखा आपने? ऊपर से देखा था मैम हमने, जब हम सामान रख रहे थे गेस्ट का। तो गेस्ट कौन लोग थे वो? नीचे मैम चिल्ला रही थी और ऊपर से हम दोनों ने देखा तो हेल्प मैम कर रही थी, मुझे यहाँ से निकालो, मुझे जाना है यहाँ से। तो सर ने उनका मुँह खींचा और अंदर ले गए जी। अच्छा, वो गेस्ट कौन थे, कुछ पता है? गाड़ी कहाँ की थी वो? उन गेस्ट का तो नहीं पता। वो आए थे, अंकित सर से मिले और चले गए वापसी। कितनी देर रहे वो गेस्ट होटल में? मैं जा रहा था बाहर सामान लेने अकेला, तो नीचे रिसेप्शन पे अंकित सर थे और एक और थे वहाँ पर। तो 4 थे वे, मैंने देखा था, जिसमें से मतलब कि वो हट्टे खट्टे थे बिल्कुल, जवान बिल्कुल, चारों के चारों। और गाड़ी थी उनके पास ब्लैक कलर की, ये देखे मैंने कौन सी थी। मैं वहाँ से चला गया, फिर अंकित सर से मिले वो और चले गए। अच्छा, और फिर क्या बोलते, ये कौन कौन थे जिन लोगों ने ये घटना को अंजाम दिया? इनके नाम क्या क्या कुछ पता है? अंकित और पुलकित और सौरभ। ये लोग क्या करते हैं वहाँ पे? सौरभ सर तो मैनेजर थे और पुलकित सर वहाँ के ओनर थे होटल के, मतलब कि वो, और अंकित उनका असिस्टेंट। फिर ये पहले भी करते थे मैडम के साथ ऐसे बदतमीजी वगैरह जो भी करते थे? एक आध बार करी थी पहले, हमने सुना पी के, मतलब जी। तो ये फिर ये पूछी थी मैं कि आपको ये लोग वो होटल में 18 तारीख को थी या वहाँ से चली गई थी? ये तो हमें पता नहीं। अंकिता मर्डर केस की जांच कर रही एसआईटी की टीम आज ऋषिकेश के चीला में मौका वारदात पर पहुंची और उनके साथ आईटी के साथ एक्सपर्ट भी थे। और इस दौरान मोबाइल लोकेशन ट्रेस की गई और पता लगाने की कोशिश की गई कि आखिर वारदात के वक्त कौन कौन वहां पर मौजूद था। न्यूज़ 18 पर यह एक्सक्लूसिव वीडियो आप देख रहे हैं। साइबर एक्सपर्ट की टीम घटनास्थल पर जब पहुंची उस वक्त की ये तस्वीर है और काफी देर तक वहां पर जांच की गई। पूरे इलाके में उस दिन एक्टिव मोबाइल की भी जांच की जा रही है। यही वो जगह है जहां पर अंकिता को तीनों आरोपियों ने धक्का दिया था और हाथापाई में उनका मोबाइल जो थे वो यहाँ गिरे थे। आज सुबह से एसटीएफ और आईटी सेल दोनों यहाँ पर आकर मोबाइल की लोकेशन और जो इन तीनों के मोबाइल थे वो काम कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे, इसके डाटा को मैच करने में जुटे हुए हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अंकिता और पुलकित का मोबाइल जो है वो नहर के आसपास ही कहीं है, जिसकी तलाश में एसटीएफ और आईटी सेल लग गया है। ऋषिकेश चीला बैराज से आशीष डोभाल, न्यूज़ 18। अंकिता मर्डर केस के बीच आपको बता दें कि बड़ी खबर मिल रही है। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि आरोपी पुलकित का फोन अंकिता ने नहर में फेंक दिया था। हत्या के कई घंटों तक पुलकित का मोबाइल चालू था और पुलकित ने पुलिस को पहले
जो बयान दिए और अब जो पूछताछ हो रही है उसमें एक बड़ा अंतर देखने को मिल रहा है। और ये बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर हम आपको बता रहे हैं। पहले पुलकित ने कहा था कि अंकिता से झगड़ा हुआ था और अंकिता ने मोबाइल नहर में फेंक दिया, लेकिन अब खुलासा हुआ है कि पुलकित का मोबाइल नहर में नहीं फेंका था, जबकि वो मोबाइल हत्या के कई घंटे बाद तक चलता रहा था। अंकिता मर्डर केस के बाद पहाड़ी जिलों से काम करने वाले शहरों में आई महिलाएं सहमी हुई हैं। खास तौर पर प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रही महिलाएं तो काफी असुरक्षित महसूस कर रही हैं। आप ये रिपोर्ट देखिए। की बात तो ये है कि डर तो लगा ही रहता है। अब हर डर तो हमें लगेगा ही, क्योंकि घर से अकेले हैं, बाहर साथ में कोई है भी नहीं, मम्मी पापा सब लोग गांव में हैं। 21 साल की अंजलि टिहरी की रहने वाली है, जो पिछले 6 महीने से सहस्त्रधारा इलाके के एक पेट्रोल पंप में काम करती है। देहरादून के बारे में उसे ज्यादा नहीं पता, मगर अपने घर की कमजोर आर्थिक स्थिति को देखते हुए उसने काम करने का फैसला लिया। वो बताती है कि उसके शिफ्ट में ड्यूटी लगती है और पेट्रोल पंप जैसी जगह में हर तरह के लोग आते हैं, इसलिए बाहर काम करना काफी चैलेंजिंग है, मगर मजबूरी में उसे काम करना पड़ रहा है। रात को घर जाते हुए वो कई बार दिक्कतें भी झेलती है। यही हाल निधि का भी है, जो कारगी चौक पर किराए का कमरा लेकर रह रही है। उत्तरकाशी से आकर वो एक निजी अस्पताल में नर्सिंग का काम करती है, जहां उसे भी शिफ्ट में काम करना पड़ता है। अस्पताल में अलग अलग तरह के लोगों से इंटरेक्शन और रूम से अस्पताल तक रात में अकेले जाना भी कम चैलेंजिंग नहीं। बड़कोट की रानी तो अंकिता मर्डर केस के बाद इतना डरी है कि वो 6 बजे के बाद घर से बाहर नहीं जाती। मैम, मुझे डर आज भी रहता है, क्योंकि मुझे अपने 2 बच्चों को देखने में, उनका परवरिश करने में, प्लस अपने हॉस्पिटल जॉब संभालने में, बच्चों को स्कूल छोड़ने में, घर आने वाले में तो मुझे दिक्कत होती है। सेफ फील नहीं हो रहा है। उत्तराखंड में ही ऐसा होने लगा है, जो हम बाहर सुनते थे। हाँ, तो ये देवभूमि कहा जाता है, तो इसी में ऐसा कुछ हो रहा है, तो हमें भी डर सा फील होता है बहुत। राज्य में हुई अपराध की घटनाओं से पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं। हालांकि एसएसपी का दावा है कि देहरादून कई जगह के मुकाबले सेफ है। अगर आपको कोई परेशान कर रहा है, किसी भी स्टेशन का आदमी क्यों न हो, आप मेरे व्यक्तिगत फ़ोन पर फ़ोन करिए, हमारे कंसर्निंग जो निकटतम थाना चौकी है वहाँ बताइए, उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। प्रदेश में महिला सुरक्षा को लेकर तमाम अभियान महिला बाल विकास विभाग चला रहा है। पैनिक बटन से लेकर महिला हेल्पलाइन भी चलाए जा रहे हैं, लेकिन इन सब के बावजूद महिलाएं राजधानी में असहज ही हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। टिहरी में महिला टीचर की संदिग्ध मौत पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। मृतक टीचर ने परिवार ने बड़े अधिकारियों पर उत्पीड़न का आरोप लगाया है और 48 साल की विमला गुसाई जीआईसी मूलधारा में प्रभारी प्रिंसिपल थी और आज सुबह उनके सरकारी घर में उनका शव फंदे से लटकता हुआ मिला है, जिसके बाद महिला के पति ने शिक्षा विभाग के बड़े अधिकारियों पर मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाया। उनका कहना है कि विभागीय प्रेशर और मानसिक उत्पीड़न की वजह से टीचर की जान गई है। अब पुलिस इस पूरे मामले की हर एंगल से जांच कर रही है। स्कूल की पूरी जांच होनी चाहिए। स्कूल ही जो है सबसे ज्यादा गुनाहगार है इसका। मैं तो स्कूल और अर्चना उन्हें नंबर 1 पे है, जिसने इसके साथ हमेशा अभद्रता की, अव्यवहार किया। उसके पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। जैसे भी तथ्य आएंगे उसी के हिसाब से अग्रिम कार्रवाई की जाए। रुद्रपुर से हैरान करने वाली खबर सामने आई है। यहाँ के शिमला पिस्तौर गांव में एक शख्स ने गोबर से भरे गड्ढे में डुबोकर अपनी पत्नी की हत्या कर दी और यही नहीं, आरोपी ने हत्या से पहले पत्नी के साथ जमकर मारपीट भी की है और फिर निर्ममता से गोबर के गड्ढे में डुबोकर मार डाला। इस दौरान बच्चों ने अपनी मां को बचाने की भी कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे और वारदात के बाद आरोपी फरार हो गया है। पुलिस ने बेटे की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपी को पकड़ने के लिए टीम लगा दी गई है। पुलिस ने हत्या के पीछे अवैध संबंधों का शक बताया है।
तब से अभी इनके पति ने इनकी हत्या की है, जिसको खोजने के लिए हमने 6 टीमें लगाई हैं और ये अलग अलग एंगल पे सभी टीमें काम कर रही हैं और इसमें शीघ्र अभियुक्त की गिरफ्तारी। रुद्रप्रयाग की गबनी गांव के पास अपनी गाड़ी से लोगों को कुचलकर फरार हुए 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तीनों ही आरोपी केदारनाथ धाम से लौट रहे थे और घटना के दिन तीनों ने शराब पी थी। पुलिस के मुताबिक ड्राइवर के पास लाइसेंस भी नहीं था। सीसीटीवी की मदद से पुलिस ने केस का पर्दाफाश किया है। इस घटना में 3 लोगों को कुचला गया था, जिसमें से 2 की मौत हो गई थी। जो एक वाहन था जिससे ये टक्कर हुई थी, जिससे एक्सीडेंट हुआ था, उसको मैं चालक थे और 2 अन्य लोग थे जिन्होंने साक्ष्य को मिटाने की कोशिश की थी। 3 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया है। पिथौरागढ़ के बेरीनाग में काली ताल में डूबने से इंटर में पढ़ने वाले एक छात्र की मौत हो गई है। छात्र अपने 2 साथियों के साथ काली ताल में तैरने के लिए गया हुआ था, लेकिन इसी दौरान वो डूब गया। उसके साथ गए 2 अन्य साथियों ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हुए। काली ताल में डूबने से 2 साल में 4 लोगों की मौत हो गई है। वहीं प्रशासन ने शव को कब्जे में ले लिया है और पूरे मामले की जांच भी शुरू कर दी है। और आगे बढ़ते बात करते 25,000 रुपए का इनामी बदमाश बॉबी कटारिया अब माना जा रहा है कि आने वाले सप्ताह में देहरादून कोर्ट में पेश होगा। दरअसल आज बॉबी कटारिया को कोर्ट में पेश होना था, जिसके लिए दून पुलिस ने दिल्ली जेल में बी वारंट भी भेजा था, लेकिन किसी कारण से कटारिया बी वारंट पर समय से काम ना होने के चलते एक बार फिर कटारिया का देहरादून कोर्ट से बी वारंट जारी किया जाएगा, जिसके बाद इनामी बॉबी कटारिया को देहरादून लाया जाएगा। बॉबी कटारिया का बी वारंट हमें मिला था, जिसको कि वहाँ दिल्ली जेल में दाखिल किया गया था। उसमें जो है आज उसकी पेशी होनी थी यहाँ पर, परंतु वहाँ से समय से सूचना न मिलने के कारण दिल्ली पुलिस को यहाँ नहीं लाया जाया गया है। पुनः जो है वारंट इशू कराया जाएगा और उसके अनुसार कार्रवाई कराई जाएगी। और इस बीच खबर मिल रही है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से, जहां पर ईडी ने उत्तराखंड के पूर्व आईएएस अफसर रामविलास यादव पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है। विजिलेंस रिपोर्ट के आधार पर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज किया है। जेल में बंद रामविलास यादव पर आय से अधिक संपत्ति का आरोप है। रामविलास यादव पर पत्नी कुसुम, बेटी शिवांगी के नाम पर गाजीपुर, लखनऊ, गाजियाबाद में संपत्ति बनाने का आरोप है। केस दर्ज करने के बाद ईडी रामविलास की अवैध संपत्तियों को जब्त करेगी। विधानसभा में बैकडोर भर्तियों के बाद बर्खास्तगी का मामला हाईकोर्ट पहुंच चुका है और हाईकोर्ट ने पूरे मामले में विधानसभा अध्यक्ष, सचिव और उप सचिव विधानसभा को नोटिस भी जारी कर दिया है। कोर्ट ने 13 अक्टूबर तक नोटिस जारी किया है और ये भी आदेश दिया है कि 14 अक्टूबर को अब मामले की अगली सुनवाई होगी। हाईकोर्ट में 235 लोगों को बर्खास्त करने की याचिका दी गई थी और कर्मचारियों ने सेवा बहाली की मांग की है। जो विपक्षी हैं, स्पीकर, विधानसभा अध्यक्ष हैं और सचिव हैं और उप सचिव हैं, इनको 14 तारीख तक अपना पक्ष रखने का आदेश दिया है। सीएम धामी ने आज राज्य में वन्य जीव मानव संघर्ष को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। सीएम धामी ने वन्य जीवों के हमले में जान गंवाने वालों का मुआवजा बढ़ाकर 5 लाख कर दिया है और इससे पहले ये 4 लाख था और अब सीएम ने इसे 1 लाख रुपए बढ़ाया है। वहीं वन्य जीवों के हमले में घायल होने पर मुआवजा को 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया है। इसके साथ ही सीएम धामी ने कहा है कि शिवालिक एलिफेंट रेंज की फिर से स्थापना होगी। राजाजी पार्क में आयोजित वाइल्ड लाइफ वीक की शुरुआत के दौरान सीएम धामी ने ये घोषणा की है। अतिथिगणों को भेंट किए गए थे, उनकी ट्रेनिंग इन्होंने की थी। वन्य जीवों एवं वयस्क एवं अवयस्क की मृत्यु पर देह अनुग्रह राशि की दर को वर्तमान में जो 4 लाख रुपया है उसको बढ़ाकर 5 लाख रुपया किया जाएगा। इसी प्रकार गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को देह अनुग्रह राशि को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपया किया जाएगा। प्रदेश में राजकीय ड्यूटी के दौरान
शहीद होने वाले वन कर्मियों के परिजनों को सम्मान स्वरूप 15 लाख रुपए की अनुग्रह राशि के रूप में भुगतान किया जाएगा। उत्तराखंड के पूर्व सीएम भुवन चंद्र खंडूरी आज 90 साल के हो गए। इस मौके पर उनकी बेटी और राज्य विधानसभा के स्पीकर ऋतु खंडूरी के घर पर उनका जन्मदिन मनाया गया। सीएम धामी ने भी घर जाकर की पूर्व सीएम खंडूरी की शुभकामनाएं दी हैं और पूर्व सीएम बीसी खंडूरी की लंबी उम्र की कामना की। इस दौरान उनके घर पर कई अन्य लोग भी पहुंचे हरिद्वार पंचायत चुनाव के नतीजे आने के बाद बीएसपी ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बीएसपी ने चुनाव में धांधली और सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। बीएसपी प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि बीएसपी प्रत्याशियों को डरा धमकाकर चुनाव जीता गया है और बीएसपी के जीते हुए प्रत्याशी को भी कई घंटे तक सर्टिफिकेट नहीं दिए गए। बीएसपी ने इसके खिलाफ चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट तक जाने की बात भी कही है। सबसे पहले हम लोग हाई कोर्ट में जाने का काम करेंगे। यदि हाई कोर्ट से भी हम लोगों को कोई इंसाफ नहीं मिलता तो हम सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाने का काम करेंगे और आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी सड़कों पर उतर करके इस तानाशाही रवैया जो सरकार का है, जिस प्रकार से चुनाव में धांधली वो कर रहे हैं, उसके खिलाफ हम लोग सड़कों पर उतर कर इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने का भी काम करेंगे। हरिद्वार पंचायत चुनाव पूरे हो चुके हैं और अब उत्तराखंड बीजेपी नेता अगले करीब 1 महीने हिमाचल प्रदेश में दिखेंगे और हर नेता पर अच्छा रिजल्ट देने की जिम्मेदारी होगी। पर उत्तराखंड कांग्रेस के नेता न हरिद्वार में एक्टिव दिखे और न हिमाचल की कोई तैयारी दिख रही है। आप ये रिपोर्ट देखिए। बीजेपी का संगठन हर दिन चुनाव के लिए तैयार रहता है और चुनाव चाहे हरिद्वार पंचायत का हो या अगले महीने होने वाले हिमाचल प्रदेश का, हर चुनाव में रिजल्ट को लेकर बीजेपी नेताओं की जिम्मेदारी तय होती है। हिमाचल प्रदेश में चुनाव नवंबर में होने हैं, तारीखों का ऐलान बाकी है, पर उत्तराखंड बीजेपी के नेता अगस्त महीने से ही वहां डेरा डाले हुए हैं। फिलहाल बीजेपी संगठन के 28 नेताओं को 19 विधानसभा सीटों का काम सौंपा गया है, जिनमें 17 सीटें शिमला लोकसभा की और 2 सीटें मंडी लोकसभा की हैं। हिमाचल में जिम्मेदारी संभाल रहे उत्तराखंड के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी का कहना है कि संगठन और मैनेजमेंट के एक्सपर्ट नेताओं को काम सौंपा गया है और कहां क्या रिजल्ट रहेगा ये संगठन में देखा जाता है। वे सभी वरिष्ठ और श्रेष्ठ कार्यकर्ता हैं। हमारे सारे छांट करके ही हमने संगठन के लिहाज से जो योग्य सुयोग्य लोग हैं उन्हीं नेताओं को हम भेजा है। उनका काम देखा जाएगा सर रिजल्ट के बाद? रहता ही है संगठन में, ये बातें तो रहती है। यानी हरिद्वार पंचायत के बाद बीजेपी नेताओं का ध्यान अब हिमाचल पर है, पर कांग्रेस नेता न पूरे पंचायत चुनाव हरिद्वार में एक्टिव दिखे और न ही कोई तैयारी हिमाचल प्रदेश की दिख रही है। हिमाचल प्रदेश से सटी चक्राता सीट से विधायक और पूर्व अध्यक्ष प्रीतम सिंह का कहना है कि ये राष्ट्रीय नेतृत्व को तय करना है कि क्या करना है, क्योंकि जब वो प्रदेश अध्यक्ष थे तब भी पार्टी की तरफ से कोई जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई। ये तो राष्ट्रीय नेतृत्व पर निर्भर करता है कि हिमाचल चुनाव में वो उत्तराखंड के लोगों को जिम्मेदारी देते हैं या नहीं देते हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने तरीके से चुनाव लड़ती है, कांग्रेस अपने तरीके से चुनाव लड़ती है। बीजेपी और कांग्रेस का अंतर साफ है। चुनाव भले उत्तराखंड से सटे हिमाचल प्रदेश में होने हैं, लेकिन अच्छे रिजल्ट का दबाव उत्तराखंड बीजेपी के नेताओं पर भी है। वहीं कांग्रेस का हाल बिल्कुल उलट है, जहां न कोई चिंता नजर आती है और न कोई परफॉर्मेंस का दबाव। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। देहरादून की सबसे व्यस्ततम सड़क राजपुर रोड के मसूरी डायवर्जन पर स्थित करीब 25 कैफे जिला प्रशासन और एमडीडीए की टीम ने सीज कर दिया है, जिसका कारण सड़क जाम बताया जा रहा है। ये वो लोग हैं जिन्होंने कोरोना महामारी के बाद बेरोजगार युवाओं को साथ जोड़कर स्वरोजगार के लिए स्टार्टअप किया है और इलाके में कैफे का धंधा शुरू किया है। आज इन सभी कैफे से करीब 800 से ज्यादा परिवारों की रोजी रोटी चल रही है, लेकिन आज प्रशासन की कार्रवाई ने सभी लोग सड़कों पर खड़ा कर दिया है, जिससे इन लोगों ने सोशल मीडिया पर मायूस उत्तराखंड
नाम से हैशटैग चलाया है और आम जनता के साथ ही सरकार से भी मदद की मांग की है। कैफे संचालकों का कहना है कि उनको स्मार्ट पार्किंग दी जाए, कैफे सीज ना किए जाए। वहीं प्रशासन का कह रहा है कि 10 जांच में जिसकी प्रॉपर्टी सही पाई गई उसकी सीलिंग खोल दी जाएगी। जिसमें हमारे पूरे उत्तराखंड प्रदेश के तकरीबन 800 से 1000 लोग हैं जिनको हमने नौकरी दी हुई है, यहाँ पे जिनको रोजगार दिया हुआ है, बिना किसी मोहलत दिए हुए, बिना किसी समय दिए हुए, बिना कोई सहयोग के एकदम से सारे एक झटके में 17-18 रेस्टोरेंट सील कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से सारा प्रॉब्लम हुआ है। ये 5 घंटे के लिए सिर्फ स्मार्ट पार्किंग को इनेबल्ड करना है, ना कि पूरे दिन के लिए करना है। इतना बड़ा अभी मतलब ये मुद्दा नहीं है। अगर प्रशासन इसको गंभीरता से सोचे, इन 700-800 फैमिली के बारे में ये सोचे, तो ये स्मार्ट पार्किंग इनेबल्ड करना बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। इनका जो कहना था कि कोई सोल्यूशन निकाला जाए, तो हमने वही जो, क्योंकि एमडीडीए के एक सेट नॉर्म्स हैं, तो उन्हीं के अनुसार उन्हें एप्लीकेशन डालनी होगी। जो नियम में आते होंगे उनका हम जो आगे की प्रक्रिया होती है वो होगी, और जो नहीं आते होंगे उनका नक्शा पास नहीं हो पाएगा।